राम राम लगता रे बांध रखी है गेट सी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहर के अंदर फिर से स्वागत करूं। तो मैं आप सभी को पता आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही हैं और 3 मार्च को भाई जितनी भी शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हुआ है भाई उसका रिव्यू करेंगे। भाई किस टाइप के प्रश्न आने लग रहे हैं, मुश्किल आने लग रहे हैं, इजी आने लग रहे हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड है और जिक्के के आपको कौन कौन से प्रश्न आगे पढ़ के जाना है। कल भी मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है। डिट्टो सेम प्रश्न छपे हैं, डिट्टो सेम जोड़ से कल वाली वीडियो के अंदर बताए थे। तो भाई उन सारी की सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी, आगे वाली शिफ्टों कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। इसके साथ साथ आपको भाई आज रात के 8 बजे भाई मैं करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके अंदर कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगी आपको 2 महीने की। और ठीक है, काफी हद तक करंट अफेयर आपको एग्जाम के अंदर वहीं से टक्कर जाएगी, इस बात की गारंटी अपनी है। ठीक है, क्लास के अंदर ही प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और आपके एंटरटेनमेंट की भी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो देखो भाई 3 मार्च 2025 को जो आपका एग्जाम हुआ है भाई, इसके अंदर आपकी जो जिक्के थी भाई, जिक्के मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी करंट और भी ज्यादा पूछी गई। जनवरी 2025 की करंट भी पूछी गई है भाई, जनवरी 2025 तक की करंट पूछी गई है। जो 2000 मतलब आपका 2 मार्च को पेपर था भाई, उसके अंदर सिर्फ 2024 तक की करंट पूछी जाने लगी, यानी जनवरी 2025 वाली भी हमको कवर अप करनी पड़ेगी भाई। फिर बताने लगे जाऊं, करंट के प्रश्न 14 से 15 आने लग रहे हैं। अगर आप करंट को अगर नेगलेक्ट करोगे तो आरपीएफ वाले आपको नेगलेक्ट कर देंगे, पेपर से बाहर जाओगे सीधे के सीधे। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के प्रश्न आने लग रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स के भी आने लगे, लेकिन करंट का पोर्शन सबसे ज्यादा 14 से 15 क्वेश्चन है, तो अड़के में ले ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। मैथ का क्या चले भाई, तीनों शिफ्टों के अंदर मैथ के अंदर भाई एक शिफ्ट तो थी बिल्कुल हार्ड आएगी, एक शिफ्ट तो भाई मतलब बच्चों से प्रश्न ही सारे 25% बने मुश्किलों से। ठीक है, बाकी 2 शिफ्ट इतनी इजी थी भाई, आंख में इसके प्रश्न होने लग रहे थे। ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग के तीनों की तीनों शिफ्ट इजी थी। ज्यादातर प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताने लगे रहा हूं। जो आपका ये आते हैं फिलअप भरने वाले हैं, ठीक है, नंबर सीरीज वाले, ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आने लगे रहे, 4 से 5%, बाकी आपके नॉर्मल आने लग रहे हैं। ठीक है, मैथ का फिर से मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, स्किप वाला जो सिद्धांत है, क्वेश्चन स्किप वाला, उस सिद्धांत के ऊपर काम करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। कल आपको पता आरपीएफ एसआई का भी अरे क्वेश्चन भी लिख के लेके आया हूं, टेंशन ना लो ये क्वेश्चन। ठीक है, कल आपको पता है आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया था। ठीक है, और उसके अंदर झंडे देखे कितने तक, 91-92 तक कट ऑफ गई है। वो 100 के सबसे परसेंटाइल है जो आपको दिखाई देने लगे रहे थे, उसके ऊपर पता नहीं 75 परसेंटाइल तक कितना था, 72 था। ठीक है, वैसे रिजल्ट कितने पे गया है, 91-92 जिसके नंबर है भाई, उसका जाके आरपीएफ एसआई के अंदर वैकेंसी कम थी। बोलोगे आप लोग कोई बात नहीं भाई, 5-7 नंबर कम कर दे तो भी कम से कम 85 का स्कोर तो करना पड़ेगा ना आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। और 85 का स्कोर करना तो सीधी सी बात है, 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके 85 तक पहुंचोगे। तो इस रणनीति के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करके आना भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो कि आपको अगली शिफ्टों के लिए पढ़ने हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला प्रश्न देखो भाई, क्या आपको भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है। काफी इजी प्रश्न है, बहुत बार आ चुके हैं और मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता भी है भाई। भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में किसको जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा के रूप में किसको जाना जाता है भाई, आपके जो मौलिक अधिकार है भाई, इनको क्या है मैग्ना कार्टा के रूप में। मैग्ना कार्टा क्या चीज है, मैग्ना कार्टा ये भाई इंग्लैंड के अंदर जो है ना, इंग्लैंड के अंदर एक चीज है भाई, उसके अंदर आपके मौलिक अधिकारों का थोड़ा वर्णन मिलता है, उस चीज का क्या नाम है, मैग्ना कार्टा भाई। इसीलिए क्या इनको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो मौलिक अधिकार है जो आपके फंडामेंटल आपके राइट्स हैं भाई, उनको क्या मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं इनको भाई। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा। मौलिक अधिकार आप सभी को पता ही कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, रिवीजन कर लेना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में, 19 से लेकर, एक ट्रिक से याद करो, 22 के बीच में, 23 और 24, और आपका 25 से लेकर 28 के बीच में, और आपका 29 और 30, और साथ में आपका आर्टिकल नंबर 32, ये आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन सी ड्यूटी कौन सी है, देखो 14 से 18 के बीच में क्या आपका समानता का अधिकार। अब इसको याद कैसे रखोगे, अभी याद करवा देता हूं, 1 ही मिनट के अंदर याद हो जाए। समानता का अधिकार याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है, जब भी बच्चा 14 से 18 साल के बीच की आयु का होता है, ठीक है, जब भी आप भी 14 से 18 साल की एज के बीच में थे, तो सबसे पहले बच्चे क्या डिमांड, मेरे को चाहिए फुल इक्वलिटी, फुल समानता। मेरा भाई या बहन है तो उसके बीच में और मेरे बीच में है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमको इक्वल चीजें डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो हमको चाहिए फुल समानता। फिर जब भी बच्चा क्या 18 प्लस का हो गया, 18 प्लस का होती है क्या है 19 से 22 की एज के अंदर आ गया, उसके अंदर क्या बच्चे को चाहिए फुल आजादी। मैं 18 प्लस हो गया हूं, अडल्ट बन गया हूं, मैं सारी अडल्ट चीजें करूंगा, बाहर घूमूंगा, आवारागर्दी में घूमूंगा, मुझे घर को की परमिशन की कोई जरूरत नहीं, मेरे ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकते।
तो नहीं उसको कहते हैं फुल स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर आ गया? 19 से 22 के बीच में, 23-24 के बीच में। अब देखो फुल आजादी से घूमया है, सारे मार्केट के अंदर हर जगह जारी मारी है, तो जारी मारेगा तो सीधी सी बात है मादा मित्र बनेगी, और मादा मित्र बनेगी तो सीधी सी बात है शोषण भी होना निश्चित है, या तो तुम्हारा होगा या मादा मित्र का होगा, ठीक है। तो यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके अंदर? जब भी बच्चा 23-24 साल के बीच में होता है तो क्या शोषण होने की पॉसिबिलिटी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता भाई, ठीक है। फिर क्या है, जैसे मान लो अब शोषण हो चुका, महिला है उसके साथ हुआ है, पुरुष के साथ हुआ है, तो वो कहां पर जाएंगे? थाने के अंदर जाएंगे, पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस वाले क्या बोलेंगे? भाई चलो शोषण तो हो गया, कोई बात नहीं भाई, या तो आपके पास दो ही उपाय हैं, या तो सजा का भुगतान कर लो या फिर शादी कर लो आपस में। तो शादी हो जाएगी, यानी कि क्या शादी हो जाएगी तो सीधी सी बात है भाई, मतलब उनका समझौता हो गया, ठीक है। 23-24 साल की उम्र के अंदर शोषण हुआ है, 25 से 28 के बीच में क्या है? उनका समझौता हो गया, उनका मैंने जो भी था वो हो गया। और बाय चांस मान लो महिला या पुरुष के अंदर से कोई सा दूसरे धर्म का है तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता भी तो चाहिए, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तभी तो शादी कर पाएंगे। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर है? आपका 25 से 28 के बीच में है, ठीक है। और अब देखो शादी भी होगी, सारा सिस्टम हो गया, अब क्या? अब तो एक ही चीज बची है भाई, जिसके लिए तुम शादी करते हो, है धरती पर जन्म इसी चीज के लिए है भाई, ठीक है। तो अब क्या है? बच्चे जन्म करने हैं दड़ा तो अब जो उन बच्चों का जो आपने जन्म दिया है, जिनका आपने जन्म किया भाई, उनको क्या शिक्षा और संस्कृति का भी तो ज्ञान दोगे, समाज का, ठीक है। यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का ज्ञान किसके अंदर? आपका आर्टिकल नंबर 29-30 के अंदर भाई, ठीक है। ये हो गया। और जब भी आप 32 साल के हो गए तो आपने अभी तक जितने भी कर्म कांड करे हैं, बच्चे जन्मे हैं, जारी मारी है, शोषण कराया है, ठीक है, उनका उपचार भी तो करना पड़ा, भुगतान भी तो करना पड़ा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये थे आपके क्या? आपके मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे, ये एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, कौन सा अधिकार कौन सा होता है। आगे आएगा प्रश्न, देख लेना चाहिए। आगे चलो, अगला प्रश्न कौन सा आपका? कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित? आ गया ना प्रश्न, अगला ही प्रश्न आ गया, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। एज इट इज आगे एग्जाम के अंदर आने की समझ जाओ तुम संभावना है, ठीक है। तो उपाधियों का उन्मूलन देखो मैंने आपको बताए हैं, क्या क्या बताया मैंने अभी पिछले प्रश्न के अंदर, कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में क्या फुल समानता है, इक्वलिटी है, ठीक है। यानी कि हम किसी को एक स्पेशल उपाधि नहीं दे सकते भाई, एक स्पेशल टाइटल नहीं दे सकते भाई, इंग्लिश में बोले तो टाइटल नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये क्या होता है आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, पांचों आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 14 के अंदर क्या है भाई? आपका कानून के समक्ष समानता। जो भी हमारा कानून है, कानून के समक्ष क्या है? सारे के सारे व्यक्ति क्या है भाई? इक्वल होंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो। ये नहीं तू राष्ट्रपति है तो तू किसी का मर्डर कर देगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर क्या है? धर्म, जाति, लिंग, धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी समानता का सिद्धांत है, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 के अंदर क्या? व्यक्ति क्या जब भी 16 साल का हो जाता है नौकरी के लिए हो जाता है बोला। आर्टिकल नंबर 16 नौकरी के लिए व्यक्ति हो गया क्या है? बोला, ठीक है। यानी कि आर्टिकल नंबर 16 के अंदर क्या है? जो भी रोजगार है, रोजगार के आपको क्या इक्वल अवसर मिलेंगे, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, यानी रोजगार के समान अवसर। आर्टिकल नंबर किसके अंदर? 16 के अंदर है भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 16 वाला बहुत बार पूछा जाता है, रोजगार के लिए लोग हैं बोला। आर्टिकल नंबर 17 से हो गया सताना, और आप लोग किसी को सताओगे कब, परेशान कब करो? जब आप लोग क्या बोलोगे? छुआछूत है, चल दूर हो जा मेरे से, यानी कि अस्पृश्यता, यानी छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये किसके अंदर? ये आर्टिकल नंबर आपका 17 के अंदर है। और आर्टिकल नंबर 18 के अंदर क्या है? जब भी व्यक्ति 18 साल का वो क्या अपने आपको उपाधियां देता है, मैं टॉम बॉय हूं, मैं डॉन हूं, मैं गैंगस्टर हूं, मैं फलाना हूं, डिमकाना हूं, ठीक है। यानी इस तरीके की अपने आपको उपाधियां देता है, अलग अलग टाइटल देता है। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 18 के अंदर क्या है? अब तो 18 का हो गया, टाइटल टोटल कोई मायने नहीं रखता है, पर जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन भाई, ये किसके अंदर है? आपका आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है भाई। तो ये आपके 5 क्या है? समानता के अधिकार के सिद्धांत है भाई, ठीक है। और यही देखिए उपाधियों का उन्मूलन कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल नंबर किसके अंदर? 18 के अंदर क्या उपाधियों का उन्मूलन है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये चीज बताओ, होगी क्लियर? आगे चले, ये सारे याद रखने हैं। आगे देखो अगला कौन सा? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे? बताओ भाई। भिलाई के अंदर, दुर्गापुर, ये अलग अलग जगह हैं, और राउरकेला, इन 3 जगह के अंदर भाई आपके जो प्लांट हुए थे, ये आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए? आप सभी को पता है
तीव्र औद्योगिकरण, तेज गति से जो आपके उद्योग धंधे स्थापित हुए, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे बताओ? तीव्र औद्योगिकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कल ही तो बताया था, पहली के दौरान खेती बाड़ी हुई थी, दूसरी के अंदर आपके औद्योगिकरण हुआ था, तेज गति से आपके उद्योग धंधे लगे थे। ठीक है, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या तेज गति से उद्योग धंधे लगे। उसके अंदर जो 3 उद्योग धंधे लगे थे मेनली विदेशी कंपनियों की सहायता से। पहला लगा था भिलाई के अंदर, दूसरा दुर्गापुर और तीसरा राउरकेला। इनसे रिलेटेड जो चीजें वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी, आपको बता देता हूं। देखो पहला कौन सा लगा आपका? भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा दुर्गापुर औद्योगिकरण के अंदर उद्योग धंधे लगेंगे, तीसरा कौन सा हमारा? राउरकेला। इनकी आपको जगह याद रखनी और किस देश की सहायता से कौन से वाला लगा वो चीज भी याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आपको से पूछी जाती है। भिलाई वाला कहां पर है? भिलाई वाला आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा आपका? भिलाई वाला है। अब इसको कैसे? भिलाई से हो गया भलाई। ठीक है, और जो व्यक्ति क्या दूसरों की भलाई करता है वो व्यक्ति क्या हमारी छाती के अंदर गड़ जाता है। छाती के अंदर क्या हमारा हृदय, हमारे हृदय के अंदर भाई वो गड़ जाता है, हमारे हृदय के अंदर उसका चित्र चढ़ता है, भाई वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो दूसरों की भलाई करता है। यानी भिलाई वाला कहां पर? हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर। चीजें याद हुई। दूसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर? आपका पश्चिम बंगाल। आपको पता बंगाल के अंदर मेनली किसकी दुर्गा माता की पूजा की जाती है? पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा? हमारा दुर्गापुर हो गया। राउरकेला, राउरकेला कहां पर? आपका ओडिशा के अंदर। भाई केला है, केले का छिलका भाई उर ना फेंक का भाई परसी ओडिसी, ओडिसी फेंक ले यानी क्या? ओडिशा। ओडिशा के अंदर कौन सा? हमारा राउरकेला। ये 3 तो हो गया आपके स्टील प्लांट में। अब ये कौन से देश की सहायता से लगे थे ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भिलाई वाला है वो किस देश की सहायता से हमने ये लगाया था? तो किससे? आपका रूस की। भाई हमने तो तेरी भलाई करी, अब तो मत रूस भाई, अब तो मेरे से नाराज मत हो। ठीक है, दुर्गापुर और दुर्गा माता ही क्या है? आखिरी और अंतिम किंग है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके ब्रिटेन की सहायता से। उत्तराखंड मत बोल देना, उत्तराखंड जिंदगी हो जाएगी झंड, हाथ में क्या बचेगा? ओनली खंड भाई, खंड, टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, कोई ना कोई टुकड़ा बचे। और राउरकेला, राउरकेला कहां पर? आपका जर्मनी के अंदर भाई। ये 3 है, तीनों की कंट्री याद रखनी है। कहां पर वो याद रखना? कौन सी पंचवर्षीय योजना? सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आपके स्थापित हुए थे। नॉर्मल सा प्रश्न था, पहले भी करवा चुका हूं। आगे चले, आगे चलो भाई। दिवाली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? 3-4 त्योहार है जो कि आपको याद रखने हैं। दिवाली का रखना है और बहुत सारे, देखो आपको लिखवा देता हूं अलग से। पहले तो लिखो आप दशहरा, लिखो आप साथ के साथ बताओ दशहरा कौन से महीने के अंदर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। सेकंड हमारा दिवाली। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया भाई रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किस महीने के अंदर होता है? और फोर्थ हो गया दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, और आपका कौन सा हो गया? होली हो गया। ठीक है, और भी है कोई सा? बस यही थे। देखो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट है। दशहरा अपना हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने के अंदर सेलिब्रेट किया? दशहरा क्या था? अश्विन, आश्विन महीने के अंदर सेलिब्रेट किया था। याद कैसे रखोगे? देखो आश्विन से क्या बने? 80 विन। 80 का मतलब हो गया हम लोग क्या है? जीत गए। पंजाबी भाषा के अंदर नहीं बोलते 80, नहीं जानते भाई उसे। 80 विन भाई, हम लोग क्या है? जीत गए, विन हो गए, जीत गए। कब जीतते हम लोग? दशहरे पर। 10 दिन तक हम लोग युद्ध लड़े, रावण को हराया, तो हम लोग 80 क्या है? जीत गए भाई। दिवाली कब, कौन से महीने के अंदर? दिवाली कार्तिक। याद कैसे? कार्तिक से बढ़िया कारतक। कार्तिक से क्या बढ़िया? कार प्लस तक। दिवाली पर क्या इतने बम फोड़े जाते हैं कि हम लोग क्या कार तक भी नहीं जा सकते। रक्षाबंधन, अब देखो रक्षाबंधन जब बहन राखी बांधते तो आपकी आंखों में क्या आंसू आ जाते हैं ऐसे? अश्रु, अश्रु से श्रवण। ठीक है, यानी कि श्रावण का महीना होता है, सावन का महीना, उस महीने के अंदर होता है। होली आपका, होली कब? होली वाले दिन फाग खेला जाता है, यानी फाल्गुन का महीना। अभी आएगी होली, 14 तारीख की होगी, फाल्गुन का महीना। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यही प्रश्न आपका। तो दिवाली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तो दिवाली का त्योहार आपका कौन से महीने के अंदर? आपका कार्तिक महीने के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट रह गया वो और है जो कि एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, तो वो कौन सा? आपका आषाढ़ का महीना। इसके अंदर क्या आपका जो जगन्नाथ यात्रा नहीं है, उड़ीसा के पुरी के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा, नाम याद होगा आप लोगों को। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा कहां पर सेलिब्रेट की जाती है? उड़ीसा के पुरी के अंदर भाई। उड़ीसा के पुरी में आपकी आयोजित करवाई जाती है, पुरी नाम की जगह है। ठीक है, तो ये किस महीने के अंदर? आपके आषाढ़। इसको देखो आषाढ़ से बन गया आशा। हमको क्या है? हर साल क्या है? जो मान लो वो रथ से जो यात्रा निकालते हैं, हमारा भी क्या मन करता है हम भी इस रथ के ऊपर चढ़ जाए। ये हमें एक आशा रहती है, एक हमें एक उम्मीद रहती है, यानी कि उड़ीसा के पुरी के अंदर आषाढ़ के महीने के अंदर भाई। आगे चले, आगे चलो भाई,
अगला देखो क्या है, हरित क्रांति शब्द के जनक के रूप में किसे जाना है? हरित क्रांति शब्द के जनक, अरे कितनी बार करवा क्या है हरित क्रांति, ले पूरी कुंडली खोल दें भाई। हरित क्रांति विलियम गोड क्या है भाई, ये शब्द का जनक है भाई। गोड का मतलब हो गया भगवान भाई, इसी ने क्या हरित क्रांति शब्द दिया, वरना तो शब्द था ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि जनक कौन हो गया आपका, शब्द का जनक, आपका शब्द का जनक कौन हो गया, विलियम गोड हो गया भाई। सेकंड हमारा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन का मतलब देखो, नॉर्मल लोग हैं वो क्या भाई, बोरे के बोरे भर लो भाई अनाज के। आप लोग नॉर्मल लोग हो, ठीक है, अनाज के बोरे भर लो, क्योंकि हमने क्या है हरित क्रांति स्टार्ट कर दी है। तो यानी कि विश्व पर पूरे ऑल ओवर धरती के ऊपर हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कौन है आपका, हरित क्रांति का जनक कौन है आपका, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो उस केस में हम लोग MS स्वामीनाथन बोलेंगे। किस केस के अंदर आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, तो गलती मत कर देना, अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे नॉर्मल आए कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तब लिखना आपको नॉर्मन बोरलॉग। अगर प्रश्न आए भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक कौन है, तब आपको MS स्वामीनाथन लिखना, वरना नहीं लिखना। चीज आ रही समझ में, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, आगे चलूं, चलो नॉर्मल पर्सन। हाँ, एक और चीज याद रखना, जो नॉर्मन बोरलॉग है, जो कि हरित क्रांति के जनक है भाई, इन्हीं के द्वारा क्या 1970 में भाई, इनके द्वारा क्या, इनको भाई 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भाई, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किस क्षेत्र के अंदर दिया गया भाई, शांति के क्षेत्र के अंदर भाई। किस क्षेत्र के अंदर, शांति के क्षेत्र में क्या है, इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ के साथ भाई इन्होंने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग किया था, बीजों का प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा PL 480 गेहूं की वैरायटी थी भाई। किस चीज की वैरायटी थी, गेहूं की वैरायटी थी। और ये वैरायटी आपकी कहां से इंपोर्ट करते थे हम लोग, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे भाई। कहां से, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। कौन सी, PL 480 गेहूं की वैरायटी। इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है PL 480 जो गेहूं की वैरायटी हम कहां से इंपोर्ट करते थे, तो अमेरिका से भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी हरित क्रांति से रिलेटेड है। आगे चले, आगे चलो भाई, आगे देखो, रसोई गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल है, जो हमारी रसोई के अंदर जो गैस होती है भाई, उसके अंदर मेन रूप से क्या क्या चीजें शामिल होती है। प्रश्न आपसे, ये प्रश्न तो यार मैंने थोड़े दिन पहले भी करवाया था, एक दिनों PY की सीरीज वाली क्लास रही थी, उसके अंदर करवाया था। रसोई गैस के अंदर भाई कौन कौन सी चीजें शामिल होती है बताओ। पहले प्रोपेन और ब्यूटेन हो भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, पियोपेन लिख दिया, गलती से प्रोपेन आएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन है भाई, वो दोनों के दोनों के आपके रसोई गैस के अंदर आपकी शामिल होने वाली गैसों के अंदर आपकी शुमार है भाई। ठीक है, अब इसको देखो याद कैसे रखोगे, मैंने आपको पहले भी याद करवाया था। तो ब्यूटेन से बन गया आपका, देखो ब्यूटेन से भूतनी, भूतनी, ब्यूटेन भूतनी, भूतनी नहीं बनेगी, भूतनी। ठीक है, और रसोई के अंदर जो गैस होती है भाई, ठीक है, अगर उसके आसपास अगर आप भटक गए, ठीक है, गैस लीक होगी, अगर कुछ भी ऐसा होगा, तो उस केस में क्या, अगर मान लो सिलेंडर फटता है, कुछ भी होता है, तो आपकी शक्ल कैसी, भूतनी जैसी हो जाएगी। ठीक है, नहीं भूतनी बन गया एक तो। दूसरा आपका प्रोपेन, भाई आप लोग क्या है अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली भूतनी बन जाओगे, प्रो लेवल की भूतनी बन जाओगे। ठीक है, अगर क्या रसोई गैस अगर गलती से भी लीक होगी, तो रसोई गैस के अंदर कौन सी आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैस मिलती है। आगे देखो क्या, खांसी हिल्स कितनी बार करवाई थी खांसी से मैंने खांसा, खांसने के बाद क्या आया थूक ज्यादा आया। थूक की वजह से क्या, थूक किसकी तरह होता है, बारिश की तरह होता है, यानी कि आपकी बारिश भी ज्यादा कहां पर आती, खांसी हिल्स के ऊपर होती है। खांसी हिल्स जिन पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, कितनी बार करवाया था। ठीक है, भारत के किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, मासिनराम। मासिनराम कहां पर है, मेघालय के अंदर भाई। मेघालय के अंदर क्या मेघ है, मेघ बादलों को ही तो बोला जाता है, और जहां पर मेघ ज्यादा होंगे बारिश भी तो वहीं पर ज्यादा आएगी, तो मेघालय के अंदर आ जाएगा मासिनराम। नेक्स्ट चलो भाई, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाएगा। मौलिक कर्तव्य कल भी करवाया था स्पेशल, आज फिर दर्शन दे दिए भाई। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे भाई, बता दो, बताए ना स्पेशल। USSR लिखा जाए, सोवियत संघ लिखा जाए, रूस लिखा जाए, बात एक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिए थे, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे, जिनको DPSP बोलते हैं। ठीक है, याद आया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से क्या लिया था, एक ट्रे के अंदर संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, कॉमन बैठक है भाई, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया,
ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले, तो ये चीजें कुछ आपको याद रखनी है। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अरे कल ये करवाए थे सारे के सारे डीपीएसपी नीति निर्देश के सिद्धांत, उसी के अंदर तो दे रखे थे। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा 50-50 बांट दी शक्तियां, आर्टिकल नंबर 50 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। कल ही बताया था 44 के अंदर आपका क्या था? समान नागरिक संहिता। क्या होता है? 4 और 4 दोनों इक्वल हैं। कल वाली वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी। समान नागरिक संहिता का प्रावधान कल करवाया था। 47 फील लाइक ए हेवन, यानी पोषण स्तर के अंदर, पोषण का जो स्तर है उसके अंदर सुधार, पोषण स्तर में सुधार हो गया। ठीक है। 48 के अंदर अड़ना, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अड़ जाना। ठीक है। अरे भाई कितना तो आसान है भाई, और क्या लोगे, चाय या कॉफी? आगे देखो क्या है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? हिस्ट्री का प्रश्न आ गया भाई। 2 ऑप्शन है, रूपक या दिनार। बताओ, ये तीसरा तो गलत है, ये चौथा भी वैसे ही। रूपक या दिनार, सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था गुप्त काल के दौरान? बता दो फटाफट सी, बस यही मांग रहे कि मेरी तो तुमसे। बताओ भाई, रूपक बोला जाता है या दिनार बोला जाता है? बता दो। गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे भाई, एक सेकंड रुकना भाई, कुछ आ गया। एक सेकंड रुक जाओ भाई, देख लो मैं क्या आ गया। देखो भाई, वेरी गुड। तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों क्या बोला जाता था भाई? तो इनको भाई दिनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी है, दिनार किसको बोला जाता था? सोने के सिक्कों क्या भाई दिनार के रूप में जाना जाता था। और देखो आप ऐसे याद रखो, आप लोगों ने देखा अपने पास वर्तमान में रुपया होता है। रुपया तो आप लोगों ने देखा है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, उसका रंग कैसा होता है? चांदी जैसा होता है। यानी कि चांदी के सिक्कों क्या? चांदी के सिक्कों रूपक यानी रुपया। रुपया किसको बोला? चांदी के सिक्कों को गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों क्या बोला जाता है? रुपया बोला जाता था। और जो बच गए कौन से? दिनार। दिनार किसको बोला जाता? जो कि सोने के सिक्के होते थे। बस नॉर्मल। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के? याद करो, गुप्तों के गुप्त श्री गुप्त, जिसके क्या थे? संस्थापक थे भाई। ठीक है, आगे चलो फटाफट। 2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने भाग नहीं लिया था? बताओ, प्रो कबड्डी लीग हुई थी, कौन सी टीम इसके अंदर नहीं थी? आपको एक और चीज बता देता हूं, जो आपका फाइनल हुआ था भाई, उसके अंदर भाई आपकी 2 टीमों के बीच में मैच हुआ था। ये आपका 11वां सीजन है, आपको बता देता हूं। 11th सीजन है भाई आपका ये प्रो कबड्डी लीग का। ठीक है, और इसके अंदर भाई आपका जो फाइनल मैच हुआ था किस चीज के बीच में होता है? पूछा जा सकता है, आगे इंपॉर्टेंट है अगली आने वाली शिफ्टों के अंदर। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स के बीच में और भाई आपका जो पटना पायरेट्स है भाई, इन दोनों के बीच में क्या आपका मैच हुआ था? पटना पायरेट्स। कौन सा हमारा जो फाइनल मैच हुआ था, और उसके अंदर हरियाणा स्टीलर्स है भाई वो विनर बने थे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। हरियाणा स्टीलर्स कबड्डी के अंदर जीतते थे, पर पटना पायरेट्स के बीच में मैच हुआ था। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टीम ने भाग नहीं लिया था? तो कोलकाता पायरेट्स नाम की कोई टीम नहीं थी भाई, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी टीम नहीं थी, इसने भाग नहीं लिया था भाई। आगे चलो भाई, अगला क्या है? नरेगा को का नाम मनरेगा कब किया? यार कितनी बार बताया था, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? नरेगा की शुरुआत याद करो, 2005 के अंदर हुई थी नरेगा की शुरुआत, जिसके तहत क्या है, लोगों को 100 दिन काम की गारंटी दी गई थी। इसका नाम बदल दिया, नरेगा के आगे एम लगा दिया, एम से क्या बढ़ गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम और जोड़ दिया, इसके आगे मनरेगा बन गया। ये नाम कब जोड़ा गया? 2009 के अंदर जोड़ा गया भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी बार करवा रखा है? 100 दिन काम की गारंटी होती है इसके अंदर, अब तो बढ़ चुकी है, अब तो 125 दिन की हो रही है, पहले होती थी 100 दिन की। आगे चलो भाई, क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ? कुछ बांध स्पेशल वीडियो करवा रखी है, याद कर लेना। पहले जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर जाओगे, उधर आपको दिखाई दे जाएगी बांध स्पेशल सारे। हीराकुंड बांध पूरा हीरो का एक कुंड है भाई, उसको क्या है, पूरा जो हीरे का कुंड है उसको क्या बोलो? उड़ा के रखोगे कपड़े के साथ, ताकि उस हीरे को कोई चुरा ना सके। ठीक है, और हीरो का कुंड तो भाई एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर बनाना पड़ेगा, यानी महानदी के ऊपर है, और उसको उड़ा के रखने से क्या बन गया? ओडिशा के अंदर आपका कौन सा? हीराकुंड बांध आपका स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, मेरे को ये चीज बताओ, घुस गया दिमाग के अंदर। दूसरा हमारा कौन सा? दूसरा हमारा है एक आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध आपका कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर भाई।
कहां पर है? उत्तराखंड। जिंदगी होगी झंड और हाथ में क्या बचा? ओनली खंड। उत्तराखंड के अंदर कौन सा बांध हमारा? टिहरी बांध है। टिहरी से क्या बेटा? टटीरी। टटीरी आपने देखी क्यों ऊपर उड़ती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टटीरी सबसे ऊंचाई पर ही तो उड़ती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका? टिहरी बांध क्या भारत का सबसे ऊंचा बांध है? उत्तराखंड के अंदर है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी क्लियर, ठीक है। अगला कौन सा बच गया? और आपका कौन सा बच गया? एक भाखड़ा बांध बच गया भाई। भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहां पर है भाई? भाखड़ा बांध बताओ, भाखड़ा बांध कहां पर है? भाखड़ा बांध भी आपका कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और कौन सी नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर। ये सतलुज नदी भाई इसके ऊपर है। और कहां पर आपका? हिमाचल प्रदेश के अंदर है भाई, हिमाचल के अंदर, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे चलो। तमिलनाडु में पोंगल पर्व में सूर्य पोंगल किस दिन मनाया जाता है? आपको देखो बता देता हूं। तमिलनाडु के अंदर पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर ही बताया था। पोंगल किसको बोला गया तमिलनाडु के अंदर? अपने यहां पर जिस फेस्टिवल को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि हर साल 14 जनवरी को सेलिब्रेट होती है। गुजरात में उसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कल ही तो करवाए थे, ठीक है। और आपका तमिलनाडु के अंदर उसको क्या है? पोंगल के नाम से जाना जाता है। अब ये पोंगल क्या होती है? पोंगल आपकी 4 टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की? आपकी 4 टाइप की पोंगल होती है। 4 टाइप नहीं है, मतलब ये 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल। और ये चारों पोंगल आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। चारों जो ये पोंगल के फेस्टिवल है ये आपके अलग अलग होते हैं। पहले दिन आपका होता है भोगी, भोगी पोंगल। सेकंड दिन होता है हमारा सूर्य पोंगल, ठीक है। इस तरीके से नाम याद रखना। पहले दिन भोगी पोंगल, सेकंड दिन हो गया सूर्य पोंगल, तीसरे दिन हो गया मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल, ठीक है। और चौथे दिन कौन से वाला पोंगल होगा? एक ही बच गया, कानूम पोंगल। कौन सा? कानूम पोंगल। अब एग्जामिनर आपसे यही पूछता है, जैसे प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि सूर्य पोंगल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब जैसे पूछ लेगा भोगी पोंगल, मट्टू पोंगल कौन से दिन, तो आपका सेकंड डे क्या? आपका सूर्य पोंगल सेलिब्रेट किया। अब इसको इनको याद कर, देखो याद ऐसे रखो। पहले दिन क्या आपका? जैसे पोंगल है, उत्तरायण के अंदर सूरज आने लगे रहे, 14 जनवरी का दिन आपको क्या? पहले दिन थोड़ा सा भिगोया जाएगा। सेकंड दिन आपके ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला जाएगा, यानी सूर्य पोंगल हो गया, ठीक है। तीसरे दिन आप क्या? सूर्य के प्रकाश की वजह से मिट्टी के अंदर मिल जाओगे, ठीक है। और चौथे दिन क्या? आपके जितने भी कानून जो आप छाटते हो सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे। चीजें क्लियर हुई? याद होगी एक ही झटके के अंदर। आगे चलो, चलो भाई। 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के तहत एक राज्यपाल को कितने राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि एक ही राज्य का राज्यपाल है ना भाई, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और ये चीज कौन सा संशोधन के तहत करी गई? 7वां संविधान संशोधन उसके तहत की गई, जो कि कब हुआ था? 1956 के अंदर हुआ था। इसके तहत क्या? कितने से कितने? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कोई भी एक राज्यपाल भाई, ठीक है। मान लो एक ही जना राज्यपाल हो, 3-3, 4-4 राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। तो 1956 का कौन सा सही? 1956 का मतलब हो गया छपना भाई। ये चीज तो भारतीय इतिहास के अंदर छप गई भाई कि एक ही जना इतने सारे राज्यों के ऊपर शासन करेगा राज्यपाल, ये तो राष्ट्रपति वाली फीलिंग ले जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका संविधान संशोधन भी देखता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? अब इंपॉर्टेंट है क्या? आपको बताता हूं, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, 12 अनुसूचियां टोटल अपने संविधान के अंदर, लेकिन जो आपकी 8th अनुसूची है भाई, उसके अंदर आपकी 22 भाषाओं का जिक्र है भाई। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र है। अब जिस टाइम भारत का संविधान बना था ना, उस टाइम जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में हमारे पास टोटल 14 ही भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। इसका मतलब तो क्या, ये जो 8 भाषाएं और आपकी एडअप हुई है, ये तो यानी कि बाद में एडअप हुई है, पहले तो नहीं थी। ये आपकी कब ऐड हुई है? बाद के अंदर ऐड हुई है। तो अब देखो, पहली जो आपकी भाषा कौन सी ऐड हुई थी, याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन भाई। 21वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1967 के अंदर हुआ था, जिसके तहत कौन सी भाषा? सिंधी भाषा भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुई थी। याद कैसे रखो, सिंधी का उल्टा बन गया बिंदी, ठीक है। और जब भी क्या बिंदी लगाते हो, ठीक है, तब क्या है, एक किस करने का मन करता है कि वाओ व्हाट खूबसूरती आफ्टर लगाएंगे बिंदी, ठीक है, बहुत ही अच्छी लग रही हो सिंधी, ठीक है। इस तरीके से याद रहे, यानी कि पहली भाषा आपकी 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को आपका ऐड किया गया। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी क्लियर। अगला हमारा 71वां संविधान संशोधन, 21 से ही क्या मैं पानी से तर हो गया, 71, ठीक है। 21 से क्या मैं पानी से तर हो गया, यानी कि भीग गया। यह आपका साल 1992 में किया गया। इसके तहत आपकी भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितनी भाषाएं ऐड करेगी? टोटल आपकी 3 भाषाएं ऐड करेगी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी करी हमने? कोंकणी,
मणिपुरी और आपकी तीसरी कौन सी, नेपाली भाई। 3 भाषाएं हमने ऐड करी भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, घुस गई दिमाग के अंदर। अगर देखो अगला जो आपका संविधान संशोधन था वो आपका 92वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा लास्ट था, जो कि भाषाओं से रिलेटेड। ठीक है, देखो पहले नंबर पर 21 हुई, दूसरे नंबर पर मैं पानी से तरतर हो गया, तीसरे नंबर पर क्या मुझे ये चीजें भाने लगी, 92 का मतलब भाने लगी, मेरे को चीजें पसंद आने लगी। ये साल 2003 के अंदर हुआ। इसके तहत कौन कौन सी थी आपकी, इसके तहत आपकी टोटल 4 भाषाएं तो ये होगी, 3 इसके अंदर 3 यहाँ पर, टोटल 8 भाषाएं एडअप करनी है, यानी कि 4 भाषाएं और बच गई। 4 कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये आपकी और बच गई जाए तो, यानी क्या था आपका, क्या दे रखा है, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था भाई, इसके तहत कौन सी आपकी ऐड हुई, ये प्रश्न पूछा गया। तो 21 के तहत कौन सी हुई, 21, यानी कि आप लोग 21 कहां पर करना चाहते हो, जहां पर बिंदी लगाते हैं, यानी बिंदी यानी कि सिंधी, यानी कि सिंधी भाषा आपकी क्या है, 21वां संविधान संशोधन के तहत आपकी ऐड हुई थी, याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलो भाई। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या चीज जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या चीज जोड़ी गई थी यार, सिंपल सी चीज है, क्या, नौवीं अनुसूची, जो जिसके तहत क्या है, अरे अभी मैंने बताया 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं, इसी टाइप से आपकी 9वीं अनुसूची के अंदर क्या, भूमि सुधार से रिलेटेड जो रूल थे, कल भी तो करवाए थे। ये आपका क्या, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था पहले ही नंबर पर 1951 के अंदर हुआ था, इसके तहत क्या, भूमि सुधार है आपके, ये आपके ऐड किए गए भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, अगला हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एम्स की आधारशिला रखी हुई। एम्स की आधारशिला कहां पर रखी है, एक बिहार के अंदर फिलहाल एक ही एम्स था, वो था पटना के अंदर। ठीक है, अब जो सेकंड एम्स बना है भाई, बनने की जो आधारशिला रखी है वो दरभंगा के अंदर रखी, बिहार का दरभंगा के अंदर। इसको कैसे दरभंगा से बन गया, जहां के लोग दर दर भटकते रहते हॉस्पिटल के लिए, इलाज के लिए, तो वहां के लोगों के लिए क्या स्पेशल एक एम्स की स्थापना की घोषणा करिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट चलो भाई, रामायण में कुल कितने अध्याय में बताओ, रामायण के अंदर टोटल कितने आपके, 7 अध्याय में, टोटल कितने अध्याय रामायण के अंदर, 7, और महाभारत के अंदर टोटल कितने आपके, 18 अध्याय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, रामायण के अंदर 7, महाभारत के अंदर आपके 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट चलो भाई, लास्ट प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, जो भी मंत्रियों का जो ग्रुप होता है उसका हेड कौन होता है, कि तो होता है भारत का प्रधानमंत्री भाई, मंत्रियों का हेड, मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री, सिंपल सा है। तो भाई ये प्रश्न थे भाई, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर दर्शन दे सकते हैं भाई। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षरों में RJT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,14,000 सब्सक्राइबर मेरी फोटो लगी मिलेगी, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस अगर आप बोलोगे, कमेंट करके बता देना, आज रात को भाई करंट अफेयर की क्लास ले लेंगे, करंट अफेयर की, अगर आप लोग बोलोगे तो बता देना बस। ठीक है, तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ना ले लो, खा जाओ फटाफट। आगे जैसे ही ये RPF वाले परीक्षाएं खत्म होंगी, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, ओके, मिलते हैं भाई कल।